सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, महान गुप्त साम्राज्य। जब उसका सूरज डूबा तो क्या हुआ होगा? भारत की धरती पर एक जबरदस्त पावर वैक्यूम बन गया, एक खाली सिंहासन। और इस सिंहासन को भरने के लिए कई राजवंशों ने अपनी तलवारें उठा लीं। बस यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक नया दौर, प्रतिद्वंदियों का युग। ये सवाल इतिहास में हमेशा गूंजता है। जब भी कोई बड़ी शक्ति गिरती है तो उसकी जगह लेने के लिए संघर्ष होना तो तय है। आज हम 7वीं सदी के भारत की एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां दो महान सम्राट आमने सामने आकर टकराए। काश हमारे पास एक टाइम मशीन होती, है ना, जिससे हम उस दौर में जा पाते। खैर, एक तरह से है भी। एक चीनी बौद्ध भिक्षु हुएनसांग हजारों मील का सफर तय करके भारत आए थे। और उन्होंने अपनी किताब सी यू की में जो लिखा ना, वो सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, वो 7वीं सदी के भारत की एक जीती जागती तस्वीर है। तो चलिए मिलते हैं पहले दावेदार से। ये थे पुष्यभूति राजवंश के हर्षवर्धन, एक ऐसा नाम जिसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल जमाया हुआ था। हर्ष बहुत ही स्मार्ट शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी। अब इसका फायदा क्या था? कन्नौज ट्रेड रूट्स के ठीक बीच में था और वहां से गंगा के उपजाऊ मैदानों पर कंट्रोल मिलता था। तो ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये अपने साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत करना था। और फिर जब उनकी मुलाकात हुएनसांग से हुई तो उनकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन जिस वक्त हर्ष उत्तर में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिण में एक और महाशक्ति उभर रही थी। ये थे बदामी चालुक्य वंश के सबसे महान शासक पुलकेशी द्वितीय। तो अब तस्वीर साफ थी। एक तरफ उत्तर में हर्ष का साम्राज्य, दूसरी तरफ दक्षिण में पुलकेशी का दबदबा। पुलकेशी ने तो अपने आप को परमेश्वर यानी सर्वोच्च स्वामी और पृथ्वी वल्लभ मतलब पूरी धरती का प्रिय जैसे टाइटल्स दे दिए थे। जब दो इतने बड़े अरमान आमने सामने आएंगे तो टक्कर तो होनी ही थी। और वो टक्कर हुई नर्मदा नदी के किनारे। पुलकेशी के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख में लिखा है कि कैसे पुलकेशी ने हर्ष की इतनी बड़ी सेना को रोक दिया था। सोचिए, ये सिर्फ एक लड़ाई में हार नहीं थी, ये उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट के विजय रथ पर एक फुल स्टॉप था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। हर्ष पर जीत के बाद पुलकेशी ने अपने ठीक दक्षिण में पल्लव राजवंश पर हमला कर दिया। और इस एक जीत ने दुश्मनी और बदले की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जो आगे चलकर बहुत महंगी पड़ी। इसे कहते हैं पावर गेम का क्लासिक डोमिनो इफेक्ट। पहले पुलकेशी ने हर्ष को हराया, फिर पल्लवों को। लेकिन यहाँ उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने पल्लव राजकुमार नरसिंहवर्मन प्रथम को जिंदा छोड़ दिया। और उस राजकुमार ने कसम खाई अपने पिता की हार का बदला लेने की। और बदला भी ऐसा लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने न सिर्फ पुलकेशी को हराया बल्कि उसकी जान भी ले ली। तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम सिर्फ एक बदला लेने वाले राजकुमार नहीं थे, वो एक साम्राज्य निर्माता थे। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी राजधानी वातापी को जलाकर राख कर दिया और खुद को टाइटल दिया वातापी कौंड, मतलब वातापी का विजेता। और हाँ, आज हम जिस खूबसूरत शहर महाबलीपुरम को जानते हैं ना, उसकी नींव भी इसी महान योद्धा ने रखी थी। इतनी लड़ाइयों और राजनीतिक संघर्षों के बीच आमतौर पर लगता है कि और कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दौर कला, वास्तुकला और साहित्य के लिए भी याद किया जाता है। इन शासकों ने युद्ध के मैदान से परे भी एक स्थायी विरासत छोड़ी है। और देखिए, इतिहास का पहिया कैसे घूमता है। एक समय के शक्तिशाली चालुक्य अब कमजोर पड़ गए थे और उनके ही एक गवर्नर दंतीदुर्ग ने मौके पर चौका मारा। उसने अपने ही मालिकों को सत्ता से हटा दिया और एक नई राजवंश शुरू की, राष्ट्रकूट राजवंश। सत्ता का खेल कभी खत्म नहीं होता। राष्ट्रकूटों ने अपनी शक्ति का सबूत सिर्फ तलवारों से नहीं दिया, उन्होंने छेनी और हथौड़े से दिया। राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कुछ ऐसा बनवाया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। एक ही पहाड़ को सोचिए, ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर। जैसा कि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने कहा है, ये भारतीय वास्तुकला की सबसे अद्भुत कृतियों में से एक है। तो इस दौर में सिर्फ तलवारें ही नहीं चली, कलम भी खूब चली। मजेदार बात यह है कि ये राजा सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये तो कवि और नाटककार भी थे। खुद हर्षवर्धन ने 3 मशहूर नाटक लिखे,
पल्लव राजा महेंद्र वर्मन एक व्यंग्यकार थे और बाण भट्ट जैसे महान लेखक जिन्होंने हमें हर्षचरित और कादम्बरी दी, वो भी इसी दौर की देन है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, किसी शासक की असली महानता किस चीज में है? उनके बनाए हुए साम्राज्य में जो वक्त के साथ बिखर गए, या फिर उनके पीछे छोड़ी गई कला और साहित्य में जो आज भी हमें प्रेरित करती है? इस पर सोचना जरूर।